नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वाइब्रेंट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम जो अपनी टेस्ट आईडी 047 है, संडे का जो अपना पेपर है, उसके मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 संख्याओं का औसत 46 निकाला गया। ठीक है, देखिए अगर 100 नंबर हैं, 100 नंबर्स हैं, उनका एवरेज अगर 46 निकाला गया, इसका मतलब उनका टोटल बना 4600। उनका जो सम होगा या जोड़ होगा वो 4600 होना चाहिए। बाद में ये देखा गया कि 16 और 43 को, है ना, एक तो 16 और एक 43, इन दोनों को गलत पढ़ा गया, यानी 61 और 34 पढ़ लिया इनको, है ना। तो अगर हम इनका जोड़ करके देखें तो ये 59 बन रहा है, और इनका अगर सम करके देखें, टोटल करें, तो ये आपका 95 बन रहा है। इसका मतलब हमें 95 को वापस 59 बनाना पड़ेगा, तो टोटल में कितना कम हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4600 जो टोटल बन रहा था, इसमें 35 कम हो जाएगा, तो ये 45 65 बचेगा। ठीक है, 4565 बचेगा। इसके अलावा ये भी पता लगा कि जो नंबर थे वो भी 100 गलत काउंट हो गया ना। 100 की बजाय नंबर कितने थे, 90। तो इसको 90 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। 100 से नहीं करेंगे अब, है ना, 90 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड किया हमने तो 5। ठीक है, उसके बाद में 0 और फिर 7 और उसके बाद में 2। तो ये लगभग 50.72 आ रहा है। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये जो है वो करेक्ट एवरेज था इसका। ठीक है, नेक्स्ट। के बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सेम देखा करो ना, टोटल या डिफरेंस सेम बन रहा है क्या। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे ए है और यहाँ 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8A बनेगा। और इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ 3A है और यहाँ 5 है, ऐड करेंगे तो 8A बनेगा। तो ये दोनों सेम बन रहे हैं, सेम ही इधर है, देखो 5 और 3 और 1 और 7, है ना। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं ना, ऐसे लिखेंगे, देखो साइन ए के साथ रखेंगे, देखिए साइन ए के साथ हम रख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, देखिए साइन ए के साथ में हम रख लेंगे 7A को, साइन 7A को रख लेते हैं। ठीक है, और साइन 3A के साथ में हम रख लेते हैं साइन 5A को। सेम तरीके से यहाँ पर हम कोस ए के साथ में कोस 7A रख लेते हैं, और कोस 3A के साथ में कोस 5A रख लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका सम वाला, है ना। सम का फॉर्मूला सी और डी में जो लिखते हैं हम, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बनता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और एक लगेगा इसमें कोस सी प्लस कोस डी का, ये बनता है आपका 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सी मान लेते हैं ए को और डी मान लेते हैं 7A को, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी अगर लगाएं तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन, दोनों का सम होगा यानी 8A, तो 8A अपॉन 2 बनेगा। फिर दोनों का डिफरेंस होगा सी माइनस डी, है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें से ये कर लो या इसमें से ये कर लो, ठीक है, एक ही तरीके से आप कर लेना, दोनों में, यहाँ भी ऐसे ही कर लेना।
तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस 7a कर लो, चाहे 7a माइनस, क्योंकि कोस में माइनस थीटा भी प्लस थीटा हो जाएगा, तो आप कोई सा भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6a अपॉन में 2। ऐसे इनमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे आगे वाले दो में, तो 2 साइन दोनों का सम यानी 8a अपॉन 2 हो जाएगा, और कोस 6a नहीं 2a, दोनों का डिफरेंस 2a का आएगा, तो 2a अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे दोनों जगह कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो कोस सी प्लस कोस डी होगा 2 कोस, इनका जोड़ यानी 8a/2, और इनका डिफरेंस 7 और 1 का यानी 6a/2, ठीक है। यहाँ पर कोस 2 कोस, इनका जोड़ यानी 8a/2, और इनका डिफरेंस यानी 2a/2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये बनेगा आपका 2 कोस 4a, सॉरी 2 साइन 4a, 2 साइन 4a इंटू कोस 3a, ये बनेगा 2 साइन 4a इंटू कोस a, अपॉन में ये बनेगा 2 कोस 4a इंटू कोस 3a, और ये बनेगा 2 कोस 4a इंटू कोस a। अब ऊपर वाली टर्म में से 2 साइन 4a कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, इसमें से और इसमें से, है ना। तो बचा कोस 3a प्लस कोस a, और इन दोनों में से कोस 4a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कोस 4a कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कोस 3a प्लस कोस a, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब साइन 4a अपॉन कोस 4a बचता है, जिसको हम लिख सकते हैं tan 4a, ठीक है। यानी आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये 36 दिन में कर लेता है, बी 54 दिन में कर लेता है, सी 72 दिन में कर लेता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 36, 54, 72, इनका एलसीएम आ जाएगा 216, ठीक है। 36 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, देखिए तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी पहले कुछ दिनों तक ए बी सी ने एक साथ काम किया, मान लेते हैं x दिनों तक काम किया, क्योंकि दे नहीं रखा है तो एक बार x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है काम खत्म होने से 8 दिन पहले, यानी ये 8 दिन मान लो लास्ट वाला टाइम जो है, यहाँ पर तो कौन चला गया, यहाँ पर ए चला गया, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, यानी इससे भी 4 दिन पहले यहाँ पर कौन चला गया था, तो यहाँ पर बी चला गया। तो इसका मतलब यहाँ बी गया था 12 दिन पहले, यहाँ से 12 दिन पहले, तो बचे कौन, ए और सी, और यहाँ से 8 दिन पहले सी चला गया, इसका मतलब सॉरी ए चला गया, इसका मतलब बचा कौन, सी बचा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए सी ने कितने दिन काम किया। हम इनका वर्क निकालते हैं। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी बनेगी 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 की एफिशिएंसी से x दिन काम हुआ, तो 13x यूनिट काम हो गया। फिर ए और सी की एफिशिएंसी बनेगी 6 और 3, 9, और 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम हुआ, तो 9 × 4 यानी 36 यूनिट वर्क हो गया। फिर सी अकेले ने यानी 3 की एफिशिएंसी से 8 दिन वर्क हुआ, और ये तीनों वर्क मिलके होना चाहिए 216, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 13x की वैल्यू निकालें, ये देखो हो गया 36, 24 यानी 60 हो गया, और 60 इधर माइनस होगा तो ये 156 बचेगा, और इसको 13 से डिवाइड कर दें तो 12 दिन आ गए। इसका मतलब पहले तीनों ने एक साथ कितने दिन काम किया था, 12 दिन। तो 12 दिन सी ने यहाँ इनके साथ काम किया था, 4 दिन ये हो गए यानी 16 दिन, और 8 दिन ये हो गए यानी 24 दिन।
तो सी जो है वो 24 दिन तक काम कर रहा है टोटल, है ना, यानी डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार जो वृत्त के रूप में है ना, एक सर्कल की फॉर्म में है, एक वायर जो है उसको एक सर्कल में मोड़ा गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया गया है। इसका एरिया जो है वो इतना दे रखा है। ठीक है, अब देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लो इसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस का सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखें और इसको सोल्व करें हम, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इधर ले आते हैं पाई को, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 एकम ये 11 एक यानी 11 सॉरी 2 बार जाएगा 22, फिर ये 4 बार होगा डिवाइड, फिर 3 बार होगा, फिर 5 बार होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम, का पॉइंट हटा देते हैं तो ये 243 पॉइंट हटा लेते हैं, चलिए पॉइंट के लिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 5 × 2, और ये 5 × 4, 5 × 8, 5 × 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 487 को हम लिख सकते हैं 81 × 7 और अपॉन में हो गया 2 × 2। इसका अंडर रूट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा अपने पास, इसका अंडर रूट 9, इसका 7 और इसका 2, तो ये 63/2 सेंटीमीटर आ गया। ये रेडियस आ गई है ना सर्कल की। अब कह रहे हैं इसी को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी वायर से एक रेक्टेंगल बनाया जाता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है दोनों का रेशियो कितना है, 7:4। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ 7x है और ये 4x है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका परिमाप देखिए, इसी वायर से अगर ये बनाया गया है तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो इसके बराबर ही होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस के या परिधि के बराबर होना चाहिए इसका परिमाप, है ना। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 7x 4x, इसका 2 गुना, है ना, 2 × 7x + 4x ये होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए 2πr के। ठीक है, यानी उसकी परिधि के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये आ गया 2 × 11x = 2 × 22/7 × r। r अभी हमने निकाल ही लिया, कितना, 63/2 आ गया। ठीक है, चलिए ये 22 कैंसिल आउट हुआ, 11 × 2 से 2 हो गया, 7 से ये 9 हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये x की वैल्यू यहाँ रख दें तो 7 × 9 यानी जो स्क्वायर है उसकी लेंथ 63 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया हुआ है कि एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। ये 3 मीटर हाइट तक सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो है एक शंकु के आकार का है, या कह सकते हैं एक कोन के शेप में, इस तरह से। ये एक टेंट है इस तरह से, है ना। तो यहाँ तक सिलेंड्रिकल है 3 मीटर, इससे ऊपर जो है ये कितना है, ये कोन की शेप में, ये शंकु के आकार में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके जो डायमीटर है वो 105 है, इसका मतलब जो रेडियस है आर जो है वो 105 का हाफ हो जाएगी, 105/अपॉन में 2 मीटर होना चाहिए। और इसकी जो ये स्लैंट हाइट है एल, जो कॉनिकल जो पार्ट है इसका, कोन वाला जो पार्ट है, शंकु वाला पार्ट है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है या तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट जो है वो 63 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये 63 है यहाँ से यहाँ तक। अब इस टेंट का जो कपड़ा जो इसको बनाने में लगा उसका एरिया बताना अपने को। ठीक है, तो एरिया एक्चुअल में फर्श जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी जो इसका फ्लोर है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये साइड वाला एरिया इंक्लूड होगा, और इसका ये साइड वाला एरिया, है ना। और साइड वाले एरिया को हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस या कह दो आप वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बनाया गया कपड़े से, और शंकु का वक्र पृष्ठ बनाया गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh, और शंकु का होता है πrl।
इन दोनों को ऐड कर देंगे। रेडियस दोनों की सेम है, देखो जो सिलेंडर की है वही किसकी है, कौन की है ना, दोनों की रेडियस सेम है। अगर मैं इसमें एच और एल रख देता हूँ, 2 पाई आर तो सेम है दोनों में। एच देखिए जो सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो 3 है, और एल पाई आर एल, एल मतलब इसकी स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई, ये 63 है, 63 हो गई। तो ये 63 पाई आर हो गया, ये 6 पाई आर हो गया ना, और 63 और 6 मतलब 69 पाई आर हो गया, ये 69 पाई आर। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू 105/2 लेनी है। ठीक है, 2 से ये 11 हो जाएगा, 7 से ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, है ना। तो ये आपका आंसर जो बनेगा ये 11,385 बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने मीटर स्क्वायर का आपको कपड़ा चाहिए होगा, यानी सॉरी मीटर है या सेंटीमीटर है, ऑप्शन में ये सेंटीमीटर में लिख दिया, ये मीटर में ही होगा। ठीक है, ठीक है, सारे माप जो है वो मीटर में दे रखे हैं, तो ये मीटर में आएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये देखने में हमको फॉर्मूला लगेगा ना एक्चुअल में, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो बन नहीं रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ए मानता हूँ, देखिए a³ b³ c³ तो यहाँ -3 abc चाहिए होगा, है ना, जबकि यहाँ ये abc बन ही नहीं रहा। देखो अगर आप 3 abc करते हैं तो 3 × 2 × 1 यानी 6, और 6 × 3 मतलब 18 आना चाहिए था, है ना, 0.0 है ना, 018 आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहा इसमें। देखिए आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं है, इसको बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है, 0.1 का क्यूब क्या होगा, तो 0.01 होगा। ठीक है, 0.2 का क्यूब क्या होगा, तो 0.008 होगा। 0.3 का क्यूब क्या होगा, तो 0.027 हो जाएगा, है ना। फिर इन तीनों को ऐड करें, देखो 27, 16 और 5, तो ये आ रहा है देखिए 48.048 आ रहा है ना, और उसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, ये 3 गुणा 0.048 आ रहा है, और आगे दिया हुआ है 0.036 अपॉन में, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ना ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इसको अगर ए माने तो a² + b² + c², और ये आपका इन दोनों के गुणा का डबल है, यानी ये 2ab है, और ये 2bc है, और ये 2ca है। ठीक है, इस तरह से बन रहा है 2ab 2bc 2ca। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a की जगह क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं, चलिए 0.1, 0.2 और 0.3, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इनको एक बार जोड़ के देखते हैं, 27, 35, 36, यानी ये बना 0.036, ये 48 × 3 यानी 144, तो ये 0.144, और ये 0.036। ठीक है, अपॉन में ये बना आपका 325, 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है आपका 0.216, है ना, और ये बन रहा है 0.36। चलिए सेम डिजिट पे पॉइंट करने के लिए यहाँ 0 जोड़ देते हैं आगे, तो ये 216/360 आ गया, और आपको पता है ये 36 से कट जाएगा ना, ये 6 आ जाएगा, और ये 36 से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6/10 या 3/5 आ रहा है, ये ए की वैल्यू आ गई है ना, ए दे रखा है ना, ये ए की वैल्यू आ गई। हमें 60 ए की वैल्यू पूछी है ना, तो इसका मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए एक रेलगाड़ी जो है वो 2 ब्रिज को पार कर रही है, एक ट्रेन है वो 2 ब्रिज को पार कर रही है। ये मान लो पहला ब्रिज है जो 800 मीटर है, इसको पार कर रही है। ये दूसरा ब्रिज है जो 400 मीटर है, इसको पार कर रही है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन जब किसी भी ब्रिज को पार करेगी तो उसको अपनी लेंथ, यानी जैसे यहाँ से पार करना शुरू करेगी ट्रेन, और जब यहाँ पहुँचेगी तब ये ब्रिज पार होगा, तो उसकी अपनी लेंथ प्लस 800 मीटर इतना चलना पड़ा। यहाँ पर उसको अपनी लेंथ प्लस 400 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो उसको दूरी चलनी पड़ी, मान लो उसकी ट्रेन की लेंथ l है, तो l + 800 चलना पड़ा, और यहाँ चलना पड़ा l + 400, है ना, इतना चलना पड़ा। तो यहाँ पर उसको
ज़्यादा चलना पड़ा 400 मीटर। देखो एल तो दोनों तरफ चलना है, यहाँ 400 ही चलना है, यहाँ 800 चलना है, तो यहाँ 400 ज़्यादा चलना पड़ा। और 400 ज़्यादा चलने के कारण ही यहाँ पर उसको 40 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इधर वाले केस में उसको 40 सेकंड ज़्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब मैं ट्रेन की स्पीड बता सकता हूँ कि ट्रेन को 400 मीटर चलने में 40 सेकंड लगते हैं, यानी एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना वो, तो 400 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 40 सेकंड लगे हैं। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब किसी भी एक तरफ से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, एल प्लस 800 में 100 सेकंड लग रहे हैं और एल प्लस 400 में 60 सेकंड लग रहे हैं। तो चाहे तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। देखो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होगा, दूरी होगी यहाँ पर एल प्लस 800 और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो 10 आ गई और टाइम आ गया 100 सेकंड का, है ना। तो इंटू 100 कर लेंगे, ये 1800 इधर आके माइनस होगा। इसका मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। या आप सीधा भी चेक कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 800 में तो लगना चाहिए उसको 80 सेकंड, लेकिन उसको टोटल 100 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब अपनी लंबाई या अपनी लेंथ के बराबर चलने में उसको 20 सेकंड लगते हैं। तो 20 सेकंड में अगर वो 10 की स्पीड से चली तो मतलब 200 मीटर चल सकती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 200 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह पहले साल के एंड में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे साल के एंड में 4410 रुपये वापस करेगा। और ब्याज की जो दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसकी रेट दे रखी है कितनी, 5%। 5% होता है 1/20। ठीक है, देखिए मान लो कि उसने x रुपये उधार ले रखे हैं, तो एक साल बाद में ये 20 पे 1 बढ़ जाएगा, यानी 21/20 हो जाएगा। तो एक साल के एंड में इतना हो गया, इसमें से उसने 3150 वापस कर दिए, तो इतना बचा, एक साल बाद इतना उधार बचा। ठीक है, अब ये वापस बढ़ेगा 5% एक साल में, है ना, तो फिर से 21/20 हो जाएगा। और ये जो भी बन गया है ना, 2 साल बाद इतना बन गया, ये जो भी बना ये 4410 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बोला गया, क्योंकि दूसरे साल के एंड में उसने पूरा वापस कर दिया ना पैसा। इसका मतलब दूसरे साल के एंड में जो भी बढ़ के जितना भी बना वो इतना हो जाना चाहिए, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, टोटल के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, 21 से ये हो गया, 21 बार कैंसिल आउट हुआ तो 210, तो 21 इंटू 20 मतलब ये आ गया आपका 42, है ना, 4200 रुपये। ठीक है, इधर हो गया x का 21/20 माइनस 3150। ठीक है, ये 3150 इधर जोड़ दो, तो 21/20 बराबर हो गया, ये 4 3 7000 और 350। 21 से इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे, 63 5, यानी ये इतना आ गया। फिर इस 20 को इधर गुणा कर देंगे, 7000 आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया, यानी 7000 रुपये उसने उधार ले रखे थे। ठीक है, एक तरीका या एक मेथड ये हो सकता है कि हम इसको किस्तों की तरह मान लें, है ना, प्रिंसिपल और उसका इंस्टॉलमेंट, है ना। देखिए रेट अगर 20% है तो पहला रेशियो होगा 20 से 21 और दूसरा इसका स्क्वायर होगा, यानी 400 से 441 हो जाएगा। अब देखिए पहली बार उसने 21 नहीं दिए, पहली किस्त 21 नहीं है, उसने कितने की दी, 3150 रुपये की उसने किस्त दी, तो 21 की वैल्यू 3150 होनी चाहिए। दूसरी बार उसने 4410 की दी, तो 441 की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर 441 की वैल्यू ये है तो मतलब 10 गुना हुआ। इसका मतलब दूसरी किस्त में कितना प्रिंसिपल गया है, 4000 गया है। ठीक है, और अगर 21 से इसको डिवाइड करें तो ये 150 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 150 से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना गया है, 150 से मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पर 3000 गया है। इसका मतलब पहली किस्त जो गई थी उसमें 3000 प्रिंसिपल गया था, 150 ब्याज गया था, है ना। दूसरी किस्त जो गई थी, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट गई थी, उसमें 4000 मूलधन था या प्रिंसिपल था, बाकी 410 रुपये ब्याज था। तो कुल मिला के कितना मूलधन गया है, तो 7000 रुपये मूलधन गया। इसका मतलब टोटल प्रिंसिपल या मूलधन जो था वो 7000 रुपये था। ठीक है, तो ये 7000, दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पे आइए। नेक्स्ट दिया है कि 60 किलोमीटर दूर दो स्थान है, एक तो ए है
यहाँ से चलता है और बी यहाँ से चलता है, और इन दोनों के बीच की शुरुआती डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है ये दोनों, तो इनको 6 घंटे लगते हैं, ये 6 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड अगर लगाएं, दोनों की रिलेटिव स्पीड, यानी एस ए मान लो और एस बी मान लो, तो दोनों की ऐड होगी चाल, चाल बराबर दूरी, दूरी है इनके बीच कितनी 60, और समय लग रहा है इनको कितना 6 घंटे। इसका मतलब एस ए प्लस एस बी 10 आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हो, पहली इक्वेशन हो गई है ना। फिर कह रहा है ए अपनी स्पीड को 2/3 कर लेता, यानी एस ए जो है वो 2/3 ऐसे हो जाती, और बी अपनी स्पीड को डबल कर लेता, यानी 2s भी हो जाती बी की स्पीड। तो अब इनको 5 घंटे ही लगते उसी 60 किलोमीटर में, है ना। तो अब इनको 5 घंटे लगेंगे, यानी कितना हो गया 12। ये दो इक्वेशन आ गई। हमें पूछा है कि ए की स्पीड बताइए कितनी है, ओरिजिनल स्पीड, यानी एस ए की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें एस बी को हटा देते हैं, एस ए आ जाएगा। यहाँ पे एक बी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, है ना। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2sa में से माइनस हो जाएगा 2/3sa, और 2s भी होगा तो 2sb से 2sb कैंसिल आउट हो गया, इधर ये 20 हो गया और ये 12 हो गया, -12 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कर लिया हमने इसमें से, ये 6 - 2 यानी 4, 4sa/3 आ गया ये, और इधर 8 आ गया, 4 से ये 2 हो गया, और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब एक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा, है ना, महत्तम समापवर्तक, या HCF कितना होगा, ठीक है, या GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन महत्तम समापवर्तक। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है भैया ना, डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा। देखिए HCF की एक प्रॉपर्टी होती है कि HCF जो होता है वो नंबर्स को पूरा डिवाइड करता है। मान लो ये 3 नंबर है, और इनका जो भी HCF होगा उसका भाग लगेगा इसमें, है ना। अब भाग लगाने का मतलब है हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये HCF हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप x की वैल्यू निकाल लीजिए जिसका भाग देना उसके, है ना। और ये वैल्यू अगर इनमें रखें तीनों में, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर 0 हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर, है ना, और ये पूरा डिवाइड कर लेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से 8 इसमें रखता हूँ, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 8 का क्यूब -8 होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं x बराबर 4 निकाल लेता हूँ, 4 यहाँ रखता हूँ, तो 4 का क्यूब -8, ये भी 0 नहीं हो रहा है ना। फिर अगर मैं यहाँ से 1 रखता हूँ तो 1 - 8, ये भी 0 नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अगर x बराबर 2 रखता हूँ, इसमें 2 का क्यूब 8 - 8, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही सेकंड्स का क्वेश्चन होता है, आपको केवल ये देखना होता है कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई है उसको इनमें रखें, तो कौन से में 0 हो रही है, और जिस पे 0 हो गए तीनों वो आपका आंसर। ये बाकी दो भी 0 होंगे 2 रखने पे, है ना। तो 0 होने का मतलब है ये पूरा डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये HCF होगा। बाकी अगर पूरा करेंगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे x³ - 8 के फैक्टर करेंगे हम a³ - b³ के फॉर्मूले से, है ना। तो a - b, फिर a² b² और ab, ठीक है, ये फैक्टर आएंगे। ऐसे ही फिर इसके फैक्टर करेंगे, इसके करेंगे, है ना। जैसे x³ - 6x² + 12x - 8, इसके फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर का तरीका है कि भाई अगर मैं 2 रख के चेक करूंगा तो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर तो x - 2 आएगा। फिर x - 2 का इसमें डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर 2 फैक्टर और निकालेंगे, तो इसके 2 फैक्टर और आ जाते हैं फिर, है ना। ऐसे 3 फैक्टर आएंगे। ऐसे ये जो है इसको अगर सोल्व करें, x³, इसमें से x कॉमन ले लो, है ना, तो x² - 4x + 4 बचा, तो ये बन जाता आपका x² - 4x + 4 बच गया, ठीक है। तो ये x इंटू और ये x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसके फैक्टर हो गए, एक तो x, एक x - 2 और दूसरा भी x - 2। अब अगर आपको HCF लेना है तो कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा, है ना।
तो देखिए x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, HCF होगा। नेक्स्ट है 10,500 रुपये को x% साधारण ब्याज पर और 13,500 को x+2% दर पर उधार दिया, तो 3 साल में जो ब्याज मिला वो 7,650 है। तो आपको बताना है पहले निवेश पर यानी x की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है अपने को। तो हम दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं, देखिए सिंपल तरीका है, 10,500 का x% से 3 साल तक का ब्याज, फिर 13,500 का x+2% से 3 साल का ब्याज। इन तीनों दोनों इंटरेस्ट को अगर ऐड करें तो ये 7,650 बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे एक तो 2 जीरो हटा सकते हैं आप, ठीक है, एक 3 बना के इसको कैंसिल आउट कर सकता है, 3 × 2 5 5 ये इतना बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 105x बनेंगे 105x और ये 135x बनेगी, जीरो हट गया, 135x 105 और 135 मतलब ये हो गया आपका 240x हो गए, और 135 × 2 करेंगे तो 270 आ जाएगा और ये 2550 आ जाएगा। इसको उधर ले जाके घटा सकते हैं हम या एक जीरो हटा सकते हैं इसमें से, तीनों में से 27 कम कर देंगे तो 24x बराबर हो जाएगा 228, और यहाँ से अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 आएगा 12 ये 19 आएगा, तो x बराबर 19/2 यानी 9.5, तो 9.5% आएगी है ना जो रेट होगी पहले इंटरेस्ट पे। दूसरे पे पूछे तो 9.5 + 2 हो जाएगा ना 11.2% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू आपको निकालिए, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है तो आप उसमें सीधा वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं अगर शॉर्ट में करना है। जैसे अगर मैं देखूँ तो आप इसमें तीनों को इक्वल रख सकते हैं, मान लो मैंने तीनों को 1 रख दिया, ठीक है, PQR तीनों की वैल्यू 1 कर दी, तो देखिए यहाँ 1 किया तो ये 1, ये 1 - 1 0 है ना, तो ऊपर 1 बना, ये 1 + 1 2 का स्क्वायर यानी 4 और -1 यानी 3, तो ये 1/3 बन रहा है ना, ये 1 1 रखने पे ये भी 1/3 बनेगा और अगला भी 1/3 बनेगा, तो ये 3/3 हो गया यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। एग्जाम में तो यही अप्रोच रखनी होगी आपको, ठीक है, लेकिन आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। पूरा कैसे, देखो ये a² और इसको b मान लिया, अगर ये a है ये b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a² - b² होता है a + b × a - b, ठीक है। तो इसको दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम, देखिए कैसे, p प्लस करेंगे एक बार q - r को और एक बार इसको इसमें से माइनस करेंगे तो q- का हो जाएगा r+ का हो जाएगा। सेम अप्रोच ये नीचे वाले में करेंगे, a² - b² है ना, तो ये बनेगा आपका p + r + q हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा p + r - q। अब अगर आप एक ही टर्म से आप देखें ध्यान से तो इसमें ये वाली जो टर्म है देखिए p - q + r ये कैंसिल आउट हो रही है और p + r + q बच रहे हैं। ऐसे बाकी दोनों टर्म में भी अगर आप लिखेंगे सेम है ना, तो इनके अपोन में भी यही बचेगा, यानी क्या बचेगा, p + q + r बचेगा तीनों टर्म में, तो ये एलसीएम में आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर जो टर्म आएगी ये तीनों ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, इनको ऐड करोगे तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, p + q + r बन जाएगा और आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं, दोनों टर्म सेम तरीके से है ना, फिर एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नल हैं, उनके डायमीटर दे रखे हैं आपको है ना, डायमीटर दे रखे हैं, 3 नल हैं, 3 पाइप कह दो या टेप्स कह दो, ठीक है, उनके डायमीटर आपको दिए हुए, एक तो 1 है, एक 1 से 1/3 है तो इसको 4/3 लिख लेते हैं, एक 2 है, इसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 4 और क्या आ गया। अब इसमें लास्ट में एक लाइन लिखिए कि नल से बहने वाला पानी जो है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जो इसकी एफिशिएंसी है वो इसके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में, तो डायमीटर का जो रेशियो है वो अगर ये आ रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 16 36, तीनों का टोटल जोड़ें तो 61 आ रहा है।
तो हम ये मान लेते हैं कि ये 9 लीटर पर मिनट भरता है, ये 16 लीटर पर मिनट, ये 36, तीनों मिलेंगे तो 61 लीटर पर मिनट, 61 लीटर पर मिनट भरते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे बड़े वाला नल यानी ये वाला, ठीक है, सबसे बड़ा नल 16 मिनट में, सॉरी 61 मिनट में टंकी को भर देता है। तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 36 इंटू 61 लीटर, इतना काम किया होगा। और इसको अगर अब ये तीनों इस एफिशिएंसी से भरें तो 61 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना टाइम लगने वाला है, तो 36 मिनट लगने वाले हैं अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि योगेंद्र कुछ वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदता है, उनमें से 2/3 को वो 5% लाभ पर बेचता है, तो बाकी बची हुई को कितने पर बेचे कि उसे सभी पर 13% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए सिंपल है। मान लीजिए 3 वस्तुएं खरीदी, 2 को उसने 5% प्रॉफिट पर बेचा और 1 को उसने मान लो कि X% प्रॉफिट पर बेचा, और इन दोनों पे मिला के जो होना चाहिए तीनों पे वो होना चाहिए कितना, 13%। तो टोटल को बराबर रखो, बस सिंपल है। देखिए 2 पर 5%, तो 2 का 5%, मान लो एक वस्तु 1 रुपये की है तो 2 रुपये की होगी ना 2 वस्तु, तो 2 रुपये पर 5% तो इतना प्रॉफिट हुआ। दूसरा 1 रुपये का X% तो इतना हुआ। तो ये तीनों पे मिला के हो गया ना, और कह रहे हैं तीनों पे यानी 3 रुपये का 13% होना चाहिए, तो 3 का 13% कर दो, है ना। ये 39, ये 10, तो x की वैल्यू आ गई 29। इसका मतलब जो दूसरा ग्रुप है, ये एक वस्तु है, इस पे 29% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट एक ट्रायंगल दिया हुआ आपको LMN। इस ट्रायंगल LMN में देखिए एक ट्रायंगल है LMN, ये मान लो L है, ये M है, ये N है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी मीडियन या माध्यिका है MQ और PM। एक मीडियन MQ है और एक PN है, ये P है यहाँ पे, है ना, और ये दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक लाइन LO खींची जाती है जो LO MN लाइन को कहाँ पर मिलती है, R पॉइंट पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है। ठीक है, कह रहे LO ये वाली जो लेंथ है ये 12 है, तो ये पूरी कितनी होगी, है ना। अब ये तो सिंपल है, देखिए अगर ये मीडियन है तो ये सेंट्रोइड हो गया, मतलब केंद्रक हो गया अगर ये माध्यिका है, और केंद्रक जो है वो इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 12 है, 2:1 टोटल 3 होगी ना पूरी लेंथ। 2 की वैल्यू अगर 12 है तो पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पूरी लेंथ होनी चाहिए 18। तो L से R तक की लेंथ जो होगी वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 320 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 250 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए पहली चाय का जो प्राइस है वो 320 है, एवरेज प्राइस। दूसरी का एवरेज प्राइस जो है वो कितना है, 250 है। दोनों को मिला के 324 में बेचा गया तो 20% प्रॉफिट हुआ। अच्छा 20% क्या होता है, 1/5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6 में बेचा गया, तो 6 की वैल्यू जो है वो 324 है, तो 5 की वैल्यू होगी 270। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 324 नहीं लिखेंगे, यहाँ 270 लिखेंगे, क्योंकि CP लिखना होता है ना। ये तो SP हो गया ना, ये CP था, ये SP हो गया 6 रुपये ना। तो SP 324 दिया हमने, CP निकाल दिया 270, वो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये CP है ना, तो यहाँ CP लिखना पड़ेगा आपको, SP नहीं लिख सकते आप। ठीक है, क्या रेशियो बना, तो 20 और ये बना 50। इसका मतलब दोनों को किस रेशियो में मिलाना है, तो 2 से 5 के रेशियो में मिलाना होगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 से 5 के रेशियो में मिलाना है। नेक्स्ट आपको इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। तो ये आसान सा है, देखिए यहाँ से पता लग जाएगा। देखो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए 10, ये जो है ना 2√6, 2√6 का मतलब है √2 इंटू √3, √6 को ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आपका 2√10 है इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √2, और 15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3। अब एक्चुअल में ये जो है ना आपका, ये 2AB हो गया, इसको A इसको B माने तो ये 2AB हो गया। ये हमने A मान रखा है, ये C मान लो, है ना।
तो ये 2CA हो गया, और ये C और ये B यानी 2BC हो गया, ठीक है, ऐसे बन गया। तो अगर मैं इसके आगे और क्या लगा दूं, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर बना दूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमने A माना है √2 को, तो मैं यहाँ √2 का स्क्वायर लिख दूँ। B माना है √3 को, तो √3 का स्क्वायर, और C माना है √5 को, तो √5 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, है ना। और ये फॉर्मूला किसका हो गया, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी √3 √2 3 √5 इनका होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो क्या बचा, √2 √3 √5, ठीक है। यानी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट दिया हुआ, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, अंकित करता है, सॉरी, है ना। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो कि उसको कॉस्ट प्राइस जो है वो क्रय मूल्य मान लो उसका 20% बोला है ना, तो 20% हो गया 1/5। तो मान लो उसने 5 में खरीदा और उसने उस पर कितना लिख दिया, उसने 6 लिख दिया। अब लिखने के बाद वो डिस्काउंट भी देता है ना, तो वो क्या करता है कि 1/4 मतलब 4 वस्तुएं मान लो टोटल, तो उन 4 में से एक पर 1/4 पर तो क्या करता है, सॉरी आधा, आधी वस्तुओं को तो यानी 1/2 को तो बिना कोई डिस्काउंट के बेचता है, यानी 0% डिस्काउंट पे बेचता है। फिर 1/4 पर वो देता है 20% का डिस्काउंट, और फिर 1/4 और बच जाएंगे, है ना। तो बची हुई 1/4 पर वो 40% डिस्काउंट देता है। तो कुल मिला के उसका ये 0, ये 5 और ये 10, यानी 15% डिस्काउंट देता है। और 15% डिस्काउंट हो गया कितना, 3/20। यानी अगर मान लो उसने 20 लिखा हुआ है तो वो उसको 17 में बेचेगा। तो अब उसने देखो क्या किया, क्रमागत चेंज किया ना, पहले वो 5 में लाया 6 लिखा, फिर वो 6 लिखी हुई को कम करके बेच रहा है 15%, यानी 20 से 17। तो ये कंटिन्यूस चेंज हो गया है ना। और कंटिन्यूस या क्रमागत अगर चेंज होता है तो हम दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चेंज मिल जाता है अपने को, है ना। तो 20 × 5 100 हो गया, और 17 × 6 102 हो गया। यानी अगर वो 100 में खरीद के लाया तो लास्ट में उसने 102 में बेचा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 2% ही तो हो गया ना। तो 2% प्रॉफिट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, 22,500 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A और C को B और D का 3/2 मिलता है। A और C को B और D का 3/2 मिलता है। तो अगर मैं चारों का टोटल करूं तो 5 बना देगा, है ना, चारों हो गए ना, चारों का टोटल 5 मिल रहा है। तो 5 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 22,500। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 4500 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ 4500। इसका मतलब ए और सी को 45 × 3 मतलब हो गया 13,500। ए और सी को 13,500 मिले और बी और डी को 9,000 मिले। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी को डी का 5/4 मिला, यानी इस 9,000 को भी अगर हम बी और डी में डिवाइड करें तो इसको 5 मिला, इसको 4 मिला। तो अब टोटल अगर 9 है और 9 की वैल्यू 9,000 है, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू 9,000 हुई, तो 5 की वैल्यू 5,000, यानी बी को 5,000 मिले, और डी की वैल्यू 4,000, यानी डी को 4,000 मिलेंगे। तो बी और डी को 5,000 और 4,000 मिलेंगे, ठीक है। बी को 5,000, डी को 4,000। चलो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है तो हमें चेक करना पड़ेगा दूसरा भी, नहीं तो हम ए ऑप्शन लगा देते हैं आंसर, ठीक है। दूसरा भी चेक कर सकते हैं। कह रहा है ए जो है, ए को सी का 3 गुना मिलता है, 3 1 मिलता है, ए को सी का 3 गुना मिलता है, यानी 3 1 का रेशियो है, टोटल 4 बना। 4 की वैल्यू कितनी है, 13,500 है, दोनों का टोटल 13,500 है। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 की वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 4 × 3, 4 × 3 7 और 5, यानी सी को 3375 मिलेगा। और 3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 10,125, ठीक है। इसमें से ये कम कर दिया 10,125।
तो ए का 10,125, बी का 5,000, सी का 3375, डी का 4,000। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला फिर से देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको और इसकी वैल्यू पूछी हुई है ना, थीटा 0 to 90 के बीच में ये बोला हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा है, फिर जो कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है उसको मैं साइन में ही बदल लेता हूँ, है ना, ताकि ए की वेरिएबल में आ जाए इक्वेशन। फिर 2 sin थीटा है, और इस 2 को भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, -2 करके बराबर 0 कर दिया। ये 7 sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस का एक है ना, 8 sin स्क्वायर थीटा हो गए, और प्लस का 2 sin थीटा लिख लो, और -1 और -2 यानी -3 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देखो साइन थीटा को x मान लो, तो ये 8x स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, ये 3 हो गया, ये क्वाड्रेटिक होगी तो इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 आ रहा है। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ें तो 2 आ जाए, गुणा करें तो 24 आ जाए माइनस का। ठीक है, तो ये +6 और -4, इनको ऐड करेंगे तो +2 बचेगा, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू यानी x या साइन थीटा जो भी कहें, यहाँ x की जगह साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू एक तो -6/8 होगी, इस 8 से डिवाइड करते हैं हमेशा, और ये 4/8 होगी। तो नेगेटिव तो लेनी नहीं है साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 0 से 90 के बीच है, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो ये वैल्यू लेनी है, यानी साइन थीटा आ गया 1/2। और साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, 0 से 90 के बीच, तो 30 डिग्री पे होगा, है ना, 30। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 है। अब हमें ये पूछा है कि ये कितना होगा, अगर मैं थीटा की जगह 30 रखूं तो ये बन जाता है, देखो सेक 60 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह 30 रखो, कोट 60 और कोसेक 60 और टेन 60। ठीक है, ये बन जाता है। सेक 60 की वैल्यू होगी आपकी 2, कोट 60 की वैल्यू होगी 1/√3, और कोसेक 60 होगा 2/√3, और टेन 60 होगा आपका √3। दोनों का, इसका और इसका एलसीएम √3 ही आएगा, वो हट जाएगा, तो ये बना आपका 2√3 + 1, और ये 3 और 2 5, ये 5 आ जाएगा, है ना, तो 2√3 + 1/5 यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक डायग्राम दिया हुआ आपको, इससे बताना है कि क्या बनेगा, है ना, एंगल पूछा हुआ है कुछ। ठीक है, पी पॉइंट पर कितना एंगल होगा। चलिए सर्कल बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। मान लो ये सर्कल है, और इस सर्कल पर ये इसका सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच रखी है, ये छेदक रेखा है, सिकेंट है, और ये दूसरी छेदक रेखा या दूसरी सिकेंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये सी गिवन है। ठीक है, ऐसे ये ओ दे रखा है, ये आपको डी गिवन है, और ये ई गिवन है, और यहाँ पे पॉइंट पी है। कह रहा है इस पी पर ये जो डी लाइन है, डी जीवा या जो कोड है, वो पी पर कितना एंगल बनाएगी, है ना, ये बताना है। इसके अलावा हमें दे रखा है कि इसका व्यास जो है ना, इसको यहाँ से मिला दें अगर हम, इसका व्यास या डायमीटर जो है वो कितना है, तो इसका डायमीटर 16 है, मतलब रेडियस, ये रेडियस होगी ओ से ई तक, ये भी रेडियस होगी, ये 8 होगी दोनों, है ना। इसके अलावा ए बी 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, और ए डी, ठीक है, ये 2 है, और बी सी ये 1 है। अब अगर हम थ्योरम लगाए, है ना, तो थ्योरम ये कहती है ए बी इंटू ए सी, यानी ए बी इंटू ए सी बराबर होना चाहिए किसके, ए डी इंटू ए, ए डी इंटू ए, इसको डी को एक बार एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है मान लो, तो ए डी इंटू ए ही होना चाहिए, यानी ए डी इंटू ए यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए थ्योरम के हिसाब से। ये 4 हो गया, और ए सी कितना होगा, देखो 5, और ए डी 2 हो गया, और ए ही हम निकाल लेते हैं, ए ही कितना आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 20 10 आ गया, ए की वैल्यू 10 आ गई। तो अगर ये पूरी 10 आ गई तो 10 में से ये 2 यानी ये 8 आ गई। और अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें, ओडी ट्रायंगल में, तो तीनों साइड 8 आ गई, है ना,
और तीनों साइड जब इक्वल आ गई तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ना। और समबाहु त्रिभुज का ये एंगल 60 हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि सारे एंगल ही 60 होते हैं। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये पीछे की तरफ यही जीवा जो है वो सेंटर पे अगर 60 एंगल बना रही है तो पीछे की तरफ कहीं ये कितना बनाएगी, पीछे की तरफ ये इसका आधा बनाएगी, यानी कितना 30, इसका हाफ एंगल बनाएगी। और अगर ये 30 बना रही है तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो इसका और इसका जोड़ होता है हमेशा कितना, 180। तो अगर ये 30 बना और 180 में से 30 कम किया यानी ये 150 आएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 150 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 10 अंकों की संख्या है वो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए अगर 88 से डिवाइड है कोई नंबर तो इसका मतलब वो 11 से भी डिविजिबल है और वो 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले एक बार 11 का रूल लगा लो, चाहे 8 का, कोई भी एक रूल लगा के देखो। ये आपका नंबर है 5, 5, 8 y और 2। अब ये 11 से डिविजिबल है, मान लो हम 11 का रूल लगाएं तो 11 का रूल ये कहता है कि एकांतर क्रम में आने वाले यानी अल्टरनेट जो डिजिट है, अल्टरनेट डिजिट है उनका सम करो, तो इनका अलग से करो और इनका अलग से कर लो, ठीक है। तो इनका सम करें तो 1 और 3, 4, 4 प्लस एक्स, एक्स और ये 9 हो गया, 9 और ये y हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस 9, ठीक है। एक सम जो है वो इतना आ रहा है। ये दूसरा वाला 8, 2, 10, 5, 15, 0 और 3, 18, ये 18 आ रहा है दूसरा जो आ रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 11 से डिविजिबल, डिविजिबल बाई 11, ये रूल होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई और ये 9 बचा, -9 या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। नेगेटिव में भी हो सकता है ना, ध्यान रखना, क्योंकि हमें नहीं पता ये जोड़ ज़्यादा ये ज़्यादा है, तो -11 और -22 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए, है ना। अब आप देखो कि अगर मैं 0 रखता हूँ तो x प्लस वाई बराबर 9 मिलता है मुझे, है ना। और अगर मैं 11 रखता हूँ तो x प्लस वाई बराबर 11 और 9 20 बनता है। तो 20 तो 2 डिजिट का जोड़ हो नहीं सकता, क्योंकि 2 डिजिट का सम मैक्सिमम जो है वो 18 हो सकता है, 9 हो सकती है मैक्सिमम, तो 18 जा सकता है। इसका मतलब 20 तो जाएगा नहीं, तो अब आगे फिर नहीं लेना है ना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है आगे वाली वैल्यू, तो x प्लस वाई बराबर 9 ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी हम 8 से, एक मिनट देख लेते हैं, x प्लस वाई ही पूछा है ना, तो फिर 8 वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर x और y की वैल्यू पूछता कुछ अलग अलग तो फिर 8 का रूल लगा के y की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, लेकिन इसने x प्लस वाई पूछा है तो कोई बात नहीं है, तो सीधा ही आ जाएगा, है ना, बी ऑप्शन कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, एक थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे अगर आपको सीधे मेथड याद है तो आप डायरेक्ट जो है वो जा सकते हैं इसके आंसर पे। यह आ जाएगा आपका, ये दे रखा है 2207, है ना। अब इससे हम देखो हमें 7 पावर चाहिए, तो 7 के लिए हमें एक तो 4 पावर वाली टर्म चाहिए और एक 3 वाली चाहिए। 3 वाली इससे तो बनेगी नहीं, तो हमें पहले इसको कम करना पड़ेगा, x और 1/x तक जाएंगे। कम करने का तरीका क्या है कि पहले स्क्वायर पे जाइए, स्क्वायर पे कैसे जाते हैं, आधी पावर पे, इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट कर लीजिए, है ना, 2 अंडर ऐड करके इसका अंडर रूट कर ले, तो ये 2209 आएगा, 47 हो जाएगा, है ना। फिर इससे एक पावर पे जाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है, यानी x प्लस 1/x 7 आ जाएगा। अब हम इससे 3 पावर पे जा सकते हैं, यानी इसका क्यूब कर दीजिए आप, तो x क्यूब और 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -3 × 7 होता है, डायरेक्ट ट्रिक या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बचा आपका 322। अब हमें पता है कि अगर हम x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 और x क्यूब और 1/x क्यूब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x की पावर 7, 1/x की पावर 7, x और 1/x ये मिलेगा, है ना। तो ये तो आया कितना अपना 2207, और ये कितना निकाला हमने
ये 322, और यहाँ से x की पावर 7 और 1/x की पावर 7, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें अभी निकाली थी, x और 1/x 7 आ गया था ना, तो यहाँ पे +7। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस इस 7 को उधर लेना, लेकिन ये मल्टीप्लाई बड़ा है, तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे 9 4 1 7, यानी यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग दे रखी है। और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं अगर हम, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को, तो ये 14 बनेगा, और इधर वाला 7 इसमें से माइनस होगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 7 आएगी, लास्ट डिजिट 7 आनी चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट डिजिट केवल डी में आ रही है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि ए बी और सी की आय का अनुपात जो है वो 3 7 और 4 है। ए बी सी की इनकम का रेशियो दिया हुआ आपको कितना, ये इनकम का रेशियो है 374, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको गिवन है 435। इनके खर्च का अनुपात ही है एक्सपेंडिचर का। कह रहा है ए की आय जो है वो 2400 रुपये है, और उसमें से वो 300 बचा लेता है। अच्छा पहले तो इसकी आय ही बना दो ना कंप्लीट, 3 की वैल्यू 2400 बना दो, तो 7 की वैल्यू 5600 हो गई, और 4 की वैल्यू 3200 हो गई। इसका मतलब ये तीनों की इनकम है। अब ए जो है वो 300 बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है, तो 2400 में से 300 बचाया, इसका मतलब 2100 खर्च किया है ना, तो 4 की वैल्यू 2100 हो गई, जो खर्च किया वो ये होना चाहिए। गुणा करेंगे 5 2 20 2 और 5, ठीक है, 525 हो रहा है। इसका मतलब बी ने कितना खर्च किया, तो यह आ जाएगा 1575। और सी ने कितना खर्च किया, 25 10 2 12 25 और 1 26, 2625, ठीक है। ये इनके खर्च आ गए। अब इनकी बचत निकाल सकते हैं। देखिए बी कितना बचाता है, तो 5600 में से 1575 खर्च कर दिए उसने, तो बचाएगा कितना, ये इसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 4025 रुपये। सी ने कितना बचाया, तो उसने 3200 में से 2625 खर्च कर दिए, 2625 खर्च कर दिए, मतलब उसने केवल 575 रुपये बचाए, ठीक है। तो ये दो आंसर है, 4025 और 575, तो ये बी और सी की बचत हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगले में दिया हुआ है पी की आय क्यू की आय का 150% है। 150% होता है भाई कितना, 3/2, यानी पी की जो इनकम है वो क्यू की इनकम का 3/2 है, तो 3:2 आ जाएगा। पी का जो एक्सपेंडिचर है वो इसका 60% है, क्यू का 60, मतलब 3/5, यानी अगर एक्सपेंडिचर का करें तो ये 3 रुपये खर्च करेगा और ये 5 करेगा, 3 5 हो गया, ठीक है। कह रहा है क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, 20% होता है 1/5, मतलब अगर क्यू की इनकम ये हुई तो क्यू जो है वो सेविंग कितनी करता है, 1 रुपये की। तो अगर वो 5 में से 1 बचाता है क्यू, तो मतलब एक्सपेंड कितना करता है, तो एक्सपेंड वो 4 रुपये करता है ना, 4 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनकम उसकी 5 है तो ये 4 होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को 5 से 4 के रेशियो में लाना है। अब 5 से 4 के रेशियो में कैसे लाते हैं, पहले इसको इक्वल कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो, तो ये दोनों 10-10 हो गया। अब क्या करेंगे कि इनकम को 5 बनाना है और एक्सपेंडिचर को 4 बनाना है, ठीक है। तो इनकम को 5 गुणा रख दो और एक्सपेंडिचर को 4 गुणा कर दो, ठीक है। तो कह रहा है पी अपनी इनकम का कितने % बचाएगा। अब ये हो गया, पी की इनकम हो गई 25 × 3 यानी 75, तो पी जो है उसकी इनकम 75 है, यहाँ से निकल रही है अब, और ये 8 × 3 24 रुपये खर्च कर देता है। इसका मतलब वो बचाता कितना, 51 रुपये बचाता है। अब परसेंट में बताना है, तो 51 रुपये बचाता है पी, कितने में से, 75 में से, इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो ये 4 ये 3 और 3 से ये 17, यानी कितने % जो है वो बचा लेता है, तो वो 68% बचा लेता है, यानी आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पेपर जो है वो संडे का पेपर था, उसका सॉल्यूशन था, थोड़ा मॉडरेट सा पेपर था,
ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्यूशन में तो आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिए दोबारा से। ठीक है, चलिए अगले पेपर के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।